आचार्य थामा विद्युत को अगले पड़ाव के लिए तैयार करवाने के लिए पहाड़ी पर मौजूद थे। जब आचार्य थामा ने विद्युत को बॉक्स के खुलने की बात बताई तो वो खुश हो गया, क्योंकि उस बॉक्स को खोले बिना विद्युत कभी जान ही नहीं पाता कि परीक्षा का अगला पड़ाव क्या है। इसलिए जब उसे पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उस बॉक्स को खोलने लगा। उस बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिससे बचने के लिए विद्युत ने अपनी शक्ति का सहारा लिया। हालांकि विद्युत की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी के लिए उसकी आंखें उसको उस रोशनी की चुभन से बचा पा रही थी। तभी विद्युत को उस रोशनी में एक चमकता हुआ कागज नजर आया। विद्युत ने जब उस कागज को छूने की कोशिश की तो वो कागज विद्युत के हाथों में आ गया। विद्युत के हाथों में कागज आते ही उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें चमकदार अक्षरों में कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब विद्युत ने वो शब्द पढ़ने शुरू किए तो उसमें लिखा था, एक जादुई जानवर को काबू करें। यह जानवर एक स्तर का या एक स्तर से ऊपर का होना चाहिए। इसकी ताकत कितनी है और यह कितना ताकतवर हो सकता है, इससे निर्धारित किया जाएगा कि आपका रैंक क्या होगा। अगर आपका रैंक 100 से नीचे का हुआ तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस बात की सूचना आपको शक्ति महल में मिल जाएगी। जानवर को काबू करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी भी ताकतवर दूसरे योद्धा की मदद नहीं ले सकते। आप चाहें तो अपने साथ भाग लेने वाले योद्धाओं की मदद ले सकते हैं, लेकिन जानवर को काबू करने के लिए बाहरी शक्ति या बाहरी योद्धा की मदद लेने पर यह कागज नष्ट हो जाएगा और इस तरह आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जब विद्युत ने यह पढ़ा तो वो हैरान हो गया और आचार्य थामा की ओर देखने लगा और हैरानी से आचार्य से पूछा, आचार्य, ये कैसी परीक्षा है? कोई भी योद्धा जो अभी अभी एक स्तर का हुआ है, वो कैसे किसी जानवर पर काबू पा सकता है? आप तो जानते हैं कोई एक स्तर का योद्धा किसी भी एक स्तर के जानवर के मुकाबले कमजोर होता है। इसमें तो उस योद्धा की जान भी जा सकती है। जब आचार्य थामा ने विद्युत को अपनी ओर देखकर सवाल करते देखा तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, विद्युत, इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र साम्राज्य के लिए ताकतवर नई पीढ़ी के योद्धाओं को ढूंढना ही नहीं होता है। सच तो यही है कि इस परीक्षा को पास करने वाले 100 योद्धा किसी भी मामले में आम सैनिकों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होंगे। ये योद्धा इस परीक्षा के बाद जंगल में रहेंगे, जहां उनकी एक गलती उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। जब तक जान खतरे में ना हो तब तक किसी की शक्ति और काबिलियत का पता कैसे चलेगा? कोयले की खान में हीरा कैसे मिलेगा? इस पर विद्युत बोला, आचार्य, तो क्या अब हम इंद्रपुरी के जंगली इलाकों में जाएंगे? इस पर आचार्य बोले, नहीं विद्युत, वहां तो आम योद्धा जाएंगे और वहां साम्राज्य के सैनिक भी होंगे नजर रखने के लिए कि किसी योद्धा की जान खतरे में ना आ जाए। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? सबसे बड़ी बात, वहां पर पाए जाने वाले जादुई जानवर आम होते हैं। वो ज्यादातर 5 स्तर या 6 स्तर तक विकसित हो पाते हैं। ऐसे जानवर किसी 6 स्तर के योद्धा के आगे मजबूर और कमजोर पड़ जाते हैं। जब विद्युत ने सुना तो वो आचार्य को हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल उसने पूछा, तो फिर हम कहां पर जाएंगे? इस पर आचार्य ने कुछ देर सोचा और बोले, हम लोग काली पहाड़ी के रहस्यमय जंगल जाएंगे। वो जगह तुम्हारी शक्ति के विकास के लिए एकदम अच्छी रहेगी। वहां ज्यादातर बारिश और बिजली गिरती रहती है, जिस वजह से तुम अपनी शक्तियों को और अधिक सीख पाओगे। और वहां के दिव्य जानवरों के क्या कहने। जब विद्युत ने यह सुना तो वो आचार्य से बोला, आचार्य, आप चाहते क्या हैं? वहां जाना मना है और किसी भी योद्धा को उस इलाके में जाने के लिए 3 स्तर का होना जरूरी है। इस पर आचार्य बोले, तुम भूल गए हो विद्युत, मुकाबले में भाग लेने वाले योद्धाओं को जानवरों के शिकार के लिए साम्राज्य में कहीं भी जाने की छूट है। बस उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाएगी। और तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे आचार्य में इतना सामर्थ्य है कि अगर पूरे काली पहाड़ी के रहस्यमय दिव्य जानवर भी एक साथ हो जाए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस हमें कुछ जरूरी सामान लेना होगा। यह सामान थोड़ा महंगा है। क्या तुम्हारे पास उतने पैसे होंगे? इस पर विद्युत गंभीर स्वर में बोला, हां, दादी माँ ने कहा था, पिताजी जाते वक्त कुछ पैसे मेरे लिए छोड़ गए थे।
वो पैसे एक कार्ड में हैं, शायद उनमें काम हो जाएगा। और अगर पैसे कम पड़े तो मैं दुकानदार को जानता हूं, वो मुझसे बाद में ले लेगा। आखिर मैं उनको अच्छे ग्राहक ला कर देता हूं। विद्युत की यह बात सुनकर आचार्य मुस्कुराने लगे और एक कागज पर कलम से सामान लिखने लगे। कुछ देर सामान लिखने के बाद आचार्य ने विद्युत को वो कागज दे दिया और कहा, ये लो, तुम इसे लेकर काली पहाड़ी के जंगल की सरहद पार करो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जैसे ही तुम वहां के लोगों से दूर पहुंचोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, वहां पर साम्राज्य का एक ताकतवर योद्धा बुजुर्ग द्रोण भी तैनात है, इसलिए उससे बहस मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी उसके सामने मदद नहीं करूंगा। आचार्य की बात सुनकर विद्युत समझ गया कि वो उस बुजुर्ग से नहीं डर रहे थे। वो तो इसलिए डर रहे थे कि कहीं किसी को उसके और विद्युत के रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। कागज के मिलते ही विद्युत ने आचार्य से इजाजत ली और साम्राज्य के बाजार की ओर जाने लगा। विद्युत दादी मां को पहले ही बता चुका था कि वो 5 या 6 दिन के बाद लौटेगा, इसलिए उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। आज से मुकाबले के लिए 6 दिन बचे थे, इसलिए विद्युत ने देर न करते हुए साम्राज्य के बाजार की तरफ तेज कदम बढ़ाए। जब विद्युत ने बाजार के रास्ते पर कदम बढ़ाया तो वो हैरान था, क्योंकि आज बाजार में बहुत भीड़ थी। तभी उसका ध्यान एक दुकान की ओर गया। उस दुकान पर शोर हो रहा था। यह देखकर विद्युत उस ओर बढ़ गया। विद्युत ने देखा कि दुकान का मालिक एक लड़के से, जो कि दुकान का ग्राहक था, लड़ रहा था। विद्युत मामले को समझने के लिए दुकान के अंदर गया तो उसे पता चला कि दुकानदार उस लड़के से पैसों के लिए झगड़ रहा था। यह दुकानदार बहुत चालू और बेईमान था। बाजार के सभी लोग ये बात जानते थे, इसीलिए साम्राज्य के बहुत कम लोग ही उससे सामान लेते थे। वो लड़का शायद इस साम्राज्य का नहीं था और किसी और जगह से आया था। उसके साथ कुछ योद्धा और खड़े थे। वो सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने वाले योद्धा ही थे। तभी दुकानदार बोला, अरे मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी पैसे दो। तुमने 5 लोगों के लिए सामान निकलवा लिया है जिसके 3500 सोने के सिक्के बनते हैं। इस पर उस ग्रुप से एक लड़का बोला, देखिए श्रीमान, मेरे पैसे का थैला किसी ने चुरा लिया है, इसलिए आप हमें आधा सामान दे दीजिए। इस पर दुकानदार बोला, मुझे पता है, तुम लोग मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। तुमने सोचा कि तुम मुझे मूर्ख बनाकर सामान ले जाओगे। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। इस पर वो लड़का थोड़ा डर गया, क्योंकि इस वजह से उसे मुकाबले से बाहर किया जा सकता था। सच तो यह था कि वो लड़का और उसका ग्रुप बड़ी मुश्किल से यहां तक आए थे। जब विद्युत ने यह देखा तो वो आगे आकर बोला, कितने सिक्के देने बाकी हैं? जब दुकानदार ने यह आवाज सुनी तो वो आवाज की दिशा में देखने लगा, और जब उसकी नजर विद्युत पर पड़ी तो वो हंसने लगा और बोला, तू देगा इनके पैसे? अरे तेरे खुद के तो ठिकाने हैं नहीं और तू इनके पैसे देगा। इस पर विद्युत कुछ नहीं बोला और उसने अपनी अंगूठी को रगड़कर एक कार्ड निकाला और दुकानदार को देते हुए बोला, ये लो, इस लड़के के पैसे इसमें से ले लो। हालांकि विद्युत को चिंता थी कि अगर उसने इस लड़के को पैसे दे दिए तो वो अपना सामान नहीं ले पाएगा, पर वो जानता था कि वो सामान का इंतजाम कहीं ना कहीं से तो कर ही लेगा। जब उस दुकानदार ने कार्ड को देखा तो वो हंसने लगा, पर उसकी हंसी एक पल में गायब हो गई, क्योंकि वो एक गोल्डन रूबी कार्ड था, जो एक शाही कार्ड था। जब दुकानदार ने विद्युत को देखा तो वो चकित होकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। तब उसने सोचा और मन ही मन कहा, जरूर ये कार्ड राजघराने से किसी का होगा और इसके किसी ग्राहक का होगा, जिसके ये पैसे कटवाने के लिए आया होगा। तभी दुकानदार शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे क्या, मुझे तो अपने सिक्कों से मतलब है। कार्ड को मशीन में लगाते ही सिक्कों के निकलने की आवाज आने लगी, और जब दुकानदार ने कार्ड की बची रकम देखी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसमें अब भी 20 लाइन बनी थी। इस रूबी कार्ड पर एक लाइन का मतलब 1 करोड़ होता है और 20 लाइन का मतलब 20 करोड़। उसने कांपते हाथों से वो कार्ड विद्युत को वापस दिया। तभी विद्युत ने कहा, रुको, इस सामान को भी निकाल दो, और ध्यान रहे मुझे कीमत का पता है
और मैं बाजार का कर्मचारी हूं, तो उसके फायदे भी पता हैं। तो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। इस पर दुकानदार मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सामान निकालने लगा। जब दुकानदार ने वो सारा सामान निकाल लिया, जिसकी कीमत फायदा काटकर 900 सिक्के हुई थी, विद्युत ने उसे अपने पिता की अंगूठी में रख लिया और वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी उस लड़के के ग्रुप में से एक लड़के ने, जिसका नाम ध्रुव था, उसे आवाज दी, अरे भाई रुको। विद्युत ने जब उस लड़के की आवाज सुनी तो वो रुक गया और बोला, क्या हुआ, और कोई मदद चाहिए? इस पर वो लड़का बोला, तुम तो वही लड़के हो ना जिसने शक्ति महल के शक्ति पत्थर में दरार डाल दी थी और अपने एक हमले से 10 सैनिकों को रोक दिया था। काफी जोरदार था वो हमला। इस पर विद्युत मुस्कुराने लगा और कुछ नहीं बोला। फिर उस लड़के ने आगे कहा, भाई तुमने हमें 1800 सोने के सिक्कों की मदद की। तुम अपना नाम और पता बता दो, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे सिक्के वापस पहुंचा सकूं। इस पर विद्युत बोला, मेरा नाम विद्युत है, मैं इसी साम्राज्य का हूं। इस पर वो लड़का बोला, मैं ध्रुव हूं, गोदांग साम्राज्य से हूं और तजुर्बे के लिए यहां आया हूं। ये मेरे साथी हैं, लीजा, इरा, वोहान और महेंद्र। हम लोग काली पहाड़ी के जंगल की ओर जा रहे हैं। क्या तुम हमें वहां तक का रास्ता बता सकते हो? इस पर विद्युत हैरान हो गया और सोचने लगा, मुझे इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये साथ हुए तो मुझे बुजुर्ग द्रोण की निगाह से बचकर जाने में आसानी होगी। इस पर विद्युत उनसे बोला, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तभी ध्रुव बोला, क्या तुम अकेले ही उस जंगली इलाके में जा रहे हो? तुम्हारे साथी कहां हैं? इस पर विद्युत बोला, मैं अकेले ही सफर करता हूं। जब ध्रुव ने यह बात सुनी तो वो एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसे शक्ति महल के हंगामे का ख्याल आया और शक्ति महल के शक्ति पत्थर टूटने की घटना याद आ गई और उसे समझते देर नहीं लगी। इस लड़के की शक्ति लाजवाब है। इस तरह बात करते हुए ध्रुव ने कहा, दोस्त, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। मैं वादा करता हूं, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। विद्युत के साथ वो सभी काली पहाड़ी के जंगलों की ओर निकल पड़े। वो सभी बातचीत करते हुए तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास अब महज 6 दिनों का समय ही था। कुछ समय बाद वो काली पहाड़ी के जंगली इलाके की सीमा पर पहुंचे। तभी एक बुजुर्ग और कुछ सैनिकों ने उनका रास्ता रोका और एक बुजुर्ग हवा में उड़ते हुए विद्युत के पास आ गया। तो क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या ये नई दोस्ती विद्युत के लिए सही है? क्या ये लोग जा पाएंगे जंगल के अंदर? कौन आया है विद्युत के पास? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।